आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं जगदीश कुमार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए अनिवार्य हैं। चाहे वह एग्जाम आपका पीसीएस का हो, आईएएस का हो या यूपी पीसीएस जे का हो या आपका आरओ का हो या एआरओ का हो या एसएससी जीडी का हो या आपका एग्जाम आपका सी सेट सी टेट का हो या आपका टेट का हो। प्रत्येक एग्जाम की दृष्टिकोण से अति उत्तम है, महत्वपूर्ण है। प्रतियोगियों की डिमांड को देखते हुए बहुत ही अधिक मात्रा में फोन आ रहे हैं। सर, इन्वायरमेंट में बहुत अधिक परेशानी है। उनकी परेशानियों को देखते हुए आज पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और उन प्रश्नों से संबंधित एक एक प्रश्न से संबंधित 10-10 प्रश्न बनते हैं। सबका सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं बिना समय गवाए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। क्या है पहला? भूमि, जल, वायु। भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है। तीसरा है भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था को अंतः संबंधित होते हैं। क्या है? ये तीनों ही हैं। अब तीनों कैसे? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पर्यावरण है क्या, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि पर्यावरण क्या है तब तक हम इसके मर्म को नहीं समझ सकते। इसलिए मेरा ध्येय रहता है कि धरातल पर जाकर के मैं प्रतियोगियों को समझाता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं, प्रत्येक बात को उसकी जड़ में जाकर, उसकी मूल में जाकर के समझाता हूं। आज पर्यावरण को भी उसके मूल में जाकर के आपको समझाता हूं। देखिए, पर्यावरण अगर आ जाए तो आपको क्या करना है। जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि है या जल है या वायु है या पेड़ पौधे हैं या समस्त जीव जंतु हैं, उनके समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ये आपको ध्यान देना है। और पर्यावरण के जो अजैविक और जैविक संगठक हैं वो आपस में अंतर क्रिया करते रहते हैं, अंतर रिएक्शन करते रहते हैं, इंटरनल रिएक्शन करते रहते हैं। ये आपको समझनी है बात। दूसरी बात यह है कि जो पर्यावरण के संगठक हैं वो उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब कौन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक को कहते हैं अजैविक, इसका दूसरा नाम इसका दूसरा नाम भौतिक भी है। ये आपको ध्यान देना। और क्या है? दूसरा है एक जैविक घटक। तीसरा नाम है आपका ऊर्जा संगठक। ये आपको ध्यान देना है। ये तीन। अच्छा, जैविक अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? अजैविक घटक में जैसे स्थल है, जैसे वायु है, जैसे जल है, ये शामिल होते हैं। जैविक घटक में कौन कौन से होते हैं? पादप होते हैं, मनुष्य होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। अच्छा, ऊर्जा संगठक में कौन शामिल होते हैं? ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आपकी जो भूतापीय ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं, ये शामिल होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, मतलब क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है सही, उपयुक्त सभी। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना और उपयुक्त सभी। सभी है। अब सभी क्या है? इससे पहले जानने के लिए आपको जानना है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास का दूसरा नाम धारणीय विकास भी है। अगर आपसे पूछा जाए धारणीय विकास क्या है तो भी यही आपको समझना है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसको जानना बहुत जरूरी है।
मतलब सतत विकास है क्या? सतत विकास जो है वो आपकी वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ आने वाली भविष्य की भी आवश्यकताओं को पूरा करता है या ध्यान में रखता है। इसे ही धारणीय विकास या सतत विकास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, धारणीय विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको संरक्षण करना, उनका उपयोग करना, उनका उचित प्रबंधन करना ही धारणीय विकास है या सतत विकास है। इसकी संकल्पना 1987 में जो आपका एक रियो घोषणा था जिसे एजेंडा 21 कहते हैं, उसमें ये व्यक्त की गई थी। ये आपको ध्यान देना। अच्छा, और मानते हैं पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं क्या क्या है? जैसे जैविक जैविक जो अधिवास है उससे संबंधित है, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संबंधित है, वर्तमान पर्यावरण की स्थिति क्या है उससे संबंधित है। ये पर्यावरण से संबंधित है। अच्छा, मनुष्य से संबंधित भी है। वो क्या है? जैसे जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित है, जनसंख्या के आकार पे संबंधित है, और जैसे कि विभिन्न संसाधन जो हैं उनसे संबंधित है, खाद्य उपलब्धता पे संबंधित है, गैर अनिवार्य जो संरचनात्मक सुविधाएं होती हैं उनसे संबंधित होता है, औसत जीवन स्तर से संबंधित होता है, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित होता है, तकनीकी स्तर से संबंधित होता है। ये बहुत सारी बातें हैं, करंट अफेयर्स में भी मैंने बताई हैं, और जो जो मैंने आपको वीडियो बनाई है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पर्यावरण को भी डील किया है। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो पर्यावरण भी साथ चलता है, अर्थव्यवस्था भी साथ चलता है, इतिहास भी साथ चलता है, भूगोल भी साथ चलता है, आपके करंट भी साथ चलता है, आपके एग्रीकल्चर भी साथ चलता है, आपका कल्चर भी साथ चलता है। जो जो कंपटीशन में आने वाला है उस सबको ही मैं साथ लेकर चलता हूँ। और जो वीडियो लगातार देखते हैं वो इस मर्म को समझते हैं, इस मर्म को जानते हैं, क्योंकि हजारों की मात्रा में सिलेक्शन हुए हैं और हर तरीके से सिलेक्शन हुए हैं। इसलिए आप यदि अच्छे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी समीक्षा करते हैं, हर हालत में आप सफल होंगे। कोई भी ताकत ऐसी है नहीं जो आपको सफल होने से रोक ले। आइए देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है। आगे है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? यानी कौन नहीं बढ़ाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आपका सही उत्तर क्या होगा ये आपको ध्यान देना है। प्रकाश संश्लेषण ये नहीं बढ़ाता। अच्छा, कैसे नहीं बढ़ाता इसको समझना, मतलब कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा को कैसे नहीं बढ़ाता प्रकाश संश्लेषण, ये समझना है। पृथ्वी का जो कार्बन चक्र होता है उससे जो कार्बनिक पदार्थों के अवघटन होते हैं, जीवधारियों द्वारा जो श्वसन प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जीवाश्म जो ईंधन होता है उनका दहन होता है, इत्यादि से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। और जो स्वपोषित पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते हैं, यानी छोड़ जोड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या, हाँ, आज मैं बताता हूं कि कल मैंने एक पोस्ट डाली थी जिस पोस्ट में उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित कुछ पूछा गया था। जैसे कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है? बहुत ही छात्रों के जो हमसे टच में है, रोजाना पढ़ते हैं, समझते हैं मुझसे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी मैंने जो पोस्ट डाली उसमें 90% बच्चों ने गलत आंसर दिया। और एक और था कि चेरो जनजाति कहाँ निवास करती है उत्तर प्रदेश के जिले में, ज्यादातर ललितपुर में बताया, जबकि वो वाराणसी में है उसका सही उत्तर, और उसका सही उत्तर सोनभद्र में है। ये आपको ध्यान देना है। इसके विस्तार में जाने के लिए मेरी वीडियो को देखना होगा, यह मैं डिस्कस नहीं कर सकता उस बारे में। आइए आगे देखते हैं। अगला है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी क्या भूमिका है इसके बारे में देखना है। जल चक्र, सौर विकिरण से जल चक्र अब कैसे है इसको समझना है।
जल चक्र जो होता है, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। मगर क्यों है? सौर विकिरण जल जो चक्र होता है उसको चालित करता है, उसको चलाता है, उसको संचालित करता है, उसको आगे बढ़ाता है। और जल का बाष्पीकरण है, यानी भाप को पैदा करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। और जल चक्र जो होता है वो हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसका अवलोकन करता है, उसको दिखाता है। ये आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ये आपको बताना है। तो ये है आपका वायुमंडल की नमी पर। कैसे करती है? सभी प्रकार की जो वर्षा की मात्रा होती है, चाहे वो बूंदाबांदी हो, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो बर्फबारी हो, इन सबसे वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी बढ़ ही जाती है। आपको कंपटीशन में किसी भी प्रकार से पूछा जाए कि वर्षा की मात्रा के आधार पर पूछा जाए, बूंदाबांदी पर पूछा जाए, वर्षा पर पूछा जाए या बर्फबारी पर पूछा जाए, तो आपको बताना है कि वर्षा की मात्रा जो वायुमंडल में नमी होती है उसके ही आधार पर निर्धारित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, जब भी मेरी वीडियो अगर आप देखें तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से और कमेंट करने से ये पता चलता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे आपके देखने से आत्म शक्ति मिलती है, आत्म बल मिलता है, मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। जिस तरीके से हजारों लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, आपकी भी बारी है, आपका भी सिलेक्शन होगा, निश्चित सिलेक्शन होगा। वीडियो को छोड़ा मत करिए, पूरी वीडियो देखिए आप। और जो वीडियो पीछे छूट गई हैं उनको भी देखिएगा आप। आपको बहुत ही फायदा होगा। और किसी भी प्रकार की अगर स्टडी से संबंधित दिक्कत है तो मुझसे आप डायरेक्ट फोन करिए। मैं आपकी हर समस्या का स्टडी से संबंधित समाधान करूंगा। 9084 7684 11 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फीडबैक जरूर दें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।